नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ये पहलगाम का मातम, सवालों का सिलसिला इस पर रुकने वाला नहीं है। लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। खबरों के भीतर से खबरें निकल रही हैं। अभी लेटेस्ट खबर जो मीटिंग हुई बंद कमरे में, उससे जुड़ी हुई है। ये खबर हेमंत भाई ने भीतर से अपने सोर्सेज से निकाली है। दरअसल आईटी सेल के चक्कर में, जिसे हम लोग प्रोपेगेंडा की मशीनरी भी कहते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं प्रोपेगेंडा का, उस आईटी सेल के चक्कर में राहुल खड़गे, सुप्रिया सुले, संजय सिंह, सारे विपक्ष के बड़े नेता थे और उनके सामने शाह और राजनाथ दोनों फंस गए। मोदी जी थे नहीं, उनको पता था फंसेंगे, इसलिए पहुंचे ही। उन्होंने कन्नी काट ली। दो ही बातें मुझे लगती हैं, या तो मोदी का ईगो इतना बड़ा है, अविनाशी है, वो कहां पर आम इंसानों के बीच में बैठेंगे। वो कैसे एक ही टेबल पर खड़गे और राहुल के साथ बैठे, इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है, वो इन छोटे मोटे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते। या तो ये ईगो, ईगो नहीं कहीं इसको अहंकार, घमंड, या तो ये घमंड था, और नहीं तो पहलगाम का मसला मोदी जी के लिए छोटा सा लगा होगा कि छोटी सी बात है, इसको तो शाह और राजनाथ टैकल कर ले, इससे बड़ा होगा तो मैं बैठूंगा। तीसरी वजह अगर कोई है तो सरकार को बताना चाहिए तीसरी वजह क्या है। खैर, मोदी जी नहीं थे तो जो थे उनकी आपको हम गति बताते हैं। ये वीर गति नहीं है, ये शर्म गति थी। तो वहां फंस गए आईटी सेल के सामने शाह राजनाथ, और भरी मीटिंग में इन्होंने सरेंडर किया, माना। क्या ये नहीं कि सुरक्षा चूक हुई है, उसके अलावा ये दूसरा मसला है, ये फ्रेश मैटर है। वहां फिर सरेंडर किया, और इसके बाद एक तस्वीर हमारे पास आई सोशल मीडिया के जरिए। उसकी पड़ताल की, हेमंत भाई ने उसकी डिटेल निकाली। गुजरात का एक ठग उसी स्वर्ग में, उसी घाटी में जहां मातम है, वहीं पर वो जेड सिक्योरिटी, जेड पता है आपको, जेड के बाद जेड प्लस और फिर तो टॉप वाली सिक्योरिटी यही होती है। जेड सिक्योरिटी में ठग, ठग गुजरात का, वो कश्मीर की घाटी में, उस स्वर्ग में, बर्फ के बीच, जेट सिक्योरिटी के बीच वो मौज कर रहा था, मस्ती कर रहा था, लुत्फ उठा रहा था जीवन का। लेकिन आम सैलानियों को, पर्यटकों को, वो गुजरात की शीतल बेन, गुजरात के ठग को जेट सिक्योरिटी मिल सकती है। गुजरात की शीतल बेन, जिसके पति की मौत हो गई, मौत नहीं हुई है, कत्ल हुआ है, जिसका अबोध बच्चा 10 साल का कहता ये सरकार तो गई हुई है। शीतल बेन के लिए सिक्योरिटी नहीं है साहब, शीतल बेन को तो होमगार्ड नसीब नहीं, और ठगों को जेट सिक्योरिटी। यही तो है न्यू इंडिया। इसी न्यू इंडिया की कलई खोलेंगे हेमंत भाई अपने आंकड़ों और तथ्यों से। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आज हम विजुअल और ये सब बाद में दिखाएंगे। हेमंत भाई से सीधा ही कहूंगा कि पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। दो पार्ट है, ठग वाला पार्ट और पहला पार्ट आईटी सेल वाला पार्ट। क्या हुआ मीटिंग में, कैसे आईटी सेल के चक्कर में कैसे शाह फंसे, कैसे राजनाथ फंसे, फिर क्या हुआ, पूरी कहानी आशीष क्या है। भाई आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो इस समय जो इस देश में चल रहा है वो शर्मनिरपेक्षता का अमृत काल है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जिसके जो मर्जी आए करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। आप सोच करके देखिए, सरदार पटेल जो व्यक्ति खुद को कहता हो, जो खुद को चाणक्य कहता हो, उसको सरकार के सामने मजबूरी में सारे विपक्ष के सामने एक स्वीकार करना पड़ा कि कुछ चूक तो हुई है, और उसके बाद सारा विपक्ष पिल पड़ा। सारा विपक्ष इतने बुरे तरीके से पिल पड़ा कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा ये चूक नहीं है, कोट एंड कोट बता रहा हूं मैं जो कुछ बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये चूक नहीं है, ये कंप्लीट नाकामी है, इट्स ए मिजरेबल फेल्योर, और ये आपराधिक लापरवाही है। तो पूछा किस चीज की? आपराधिक लापरवाही सुरक्षा की है, नंबर एक। खुफिया तंत्र की नाकामी है, लापरवाही है, और तीसरी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अंदर भी लापरवाही है। ये तीन शब्द वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम क्या कर रहा था। एक
उसके बाद जो बात हुई कि इन्होंने धीरे से कहा कि हाँ चूक तो हुई है, जैसे कैजुअली उसको साइड स्टेप करते हैं, तो उसके बाद सुप्रिया सुले ने शुरुआत की फिर, और सुप्रिया सुले ने उनको हेड्स ऑन लिया बिल्कुल। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ वो सब हो रहा है, एक वहां पर फेल है, और उसके बावजूद भी आपकी आईटी सेल बाज नहीं आ रही है। आप अपनी आईटी सेल के अंदर झांक करके देखिए, आपके छत्तीसगढ़ आईटी के ऑफिशियल हैंडल पे क्या लिखा गया है, नाम लेके कानून में छत्तीसगढ़ का दिखाया कि आपके उसमें लिखा हुआ है कि जाति नहीं पूछी धर्म पूछ कर गोली मारी। ये क्या दिखा रहे हैं आप? और उसके बाद जो जो था वो तो फिर उसके बाद तो सारे पिल पड़े, तो सरकार ने माना कि हाँ ये भी गड़बड़ है, हम ये पोस्ट हटाएंगे। पोस्ट अपने आप नहीं दिखी, मेरी और आपकी पोस्ट उनको अपने आप दिख जाती है। आपको याद है वनतारा वाली स्टोरी की थी, फेसबुक से पोस्ट उड़ा दी थी मेरी, वनतारा की स्टोरी का केवल लिंक डाला था मैंने, फेसबुक से गायब हो गई थी, स्टोरी ही गायब हो गई। यहाँ पर चैनल अभी उड़ा देते सरकार, हैं सर, हाँ तो चैनल उड़ा दे सरकार रहे को पूरा। मानना पड़ा, तो सरकार को मानना पड़ा कि विवादित पोस्ट हम हटा देंगे, और फिर आईटी सेल को लेकर पिल पड़े वो, आपकी आईटी सेल ये क्या कर रही है। तो इन्होंने कहा कि हम आईटी सेल को भी चेतावनी देंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, चेतावनी देते। कल मोदी जी अंग्रेजी में चेतावनी दे रहे थे, बिहार में मधुबनी में देखा आपने, पूरी दुनिया ने अंग्रेजी सुनी, पूरी दुनिया ने अंग्रेजी सुन डाली उनकी, तो अंग्रेजी में चेतावनी देते थे। तो इन्होंने भी कहा कि हम चेतावनी देंगे उनको। उन्होंने उसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विपक्ष पहली बार जो ये दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके बाद मसलों को लेकर के सरकार मोदी और शाह को आंखों में आंख डाल करके घेर रहा था, और उनके पास उन बातों का जवाब नहीं था। ये कौन सी बात है शीश भाई? ये वो बात है जिसका देश की जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कम से कम इस नफरत की जो खेती हो रही है देश में, इस पे लगाम तो लगे, कहीं इस पे ताला तो लगे, इस पे रोक तो लगे कोई। तो कल उनको भरी मीटिंग में ये मानना पड़ा कि इसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, यानी कि पोस्ट हटवाएंगे और चेतावनी भी देंगे। तो नाक एक तरीके से आईटी सेल ने कम नहीं कटवाई है। ये अलग बात है कि वो चेतावनी चुटवनी ये 2 दिन की बात है, उसके बाद उन्होंने जहर ही बेचना है, उनको आता ही कुछ और नहीं, उनको तो यही काम करना है, तो उनसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरे के पूरे जो अपोजिशन थी उसने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और इस घटना का जो इस नरसंहार का जितनी निंदा मुस्लिम समुदाय कर रहा है पूरे कश्मीर से लेकर के पूरे कन्याकुमारी तक, वो आज तक कभी नहीं देखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यानी कि सरकार और आपका आईटी सेल वो क्या कर रहा है, उसकी जो आईटी जो सेल थी, जो आईटी सेल की वो स्क्रिप्ट जो थी गाली गलौज की, मुसलमानों के प्रति नफरत की, वो लगातार पहले से रेडीमेड थी। आपको तो पता ही है हर एक इवेंट की स्क्रिप्ट रेडीमेड होती है, तो आप उस पर लगे पड़े हैं, तो उन्होंने इनको घेर लिया। तो पहली बार विपक्ष ने बीजेपी की जो सबसे दुखती रंग है, जिस पर आज तक वो स्पॉट फ्री घूमते रहे हैं, उसको लेकर के सुप्रिया सुले से लेकर के हर एक व्यक्ति ने और बीजेपी के लोगों की आवाज नहीं निकली। अमित शाह और राजनाथ तो खैर वैसे पहले भी बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन सरदार पटेल की तरह जो श्रीमान जी सुनने के आदि नहीं है, उनके सामने कोई बोल भी नहीं सकता। मोदी के अलावा तो शाह के सामने कौन बोल सकता है। लेकिन कल सारे विपक्ष ने खरी खरी सुनाई और इनकी सारी दुखती रगों पर चोट की, दुखती रग दबाई नहीं, चोट की कि आप क्या बात कर रहे हैं, चूक की बात कर रहे हैं आप, ये तो सरासर नाकामी है। और आप समझिए वो कितनी गहरी लगती है कि भैया तुम चूक जिसको कह रहे हो ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गृहमंत्री स्ट्रेट अवे, और उसके बाद एलजी, तीसरा तो कहे नहीं। तो वो सीधी उनको लग रही थी। तो पहली बार ये देखा होगा आपने 2014 से अब तक 5 साल तो खैर वो पार्टी प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टर्म में, तो लगातार जो है पहली बार अमित शाह को डिफेंसिव पे होना पड़ा है, डिफेंसिव पे होना पड़ा। और राजनाथ सिंह ने भी फिर बीच बचाव सा करके हाँ करेंगे, बात करेंगे, चेतावनी देंगे, वार्न करेंगे, मतलब जान छुड़ाई, सही शब्द है, जान छुड़ाई। तो बुरे तरीके से फंसे नहीं, बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। और अगर ये मान के चलिए, अगर ये जो गिद्ध मीडिया आपके देश के अंदर चल रहा है, अगर वो थोड़ी सी अपनी भूमिका को समझ ले, ये जो जहर, क्योंकि थोड़ा सा जहरी आईटी सेल वाले करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करता है गिद्ध मीडिया। आप देखिए पहले 48 घंटे के गिद्ध मीडिया करता है। आईटी सेल की तो अप्रोच लिमिटेड है, थोड़ा बहुत जहर फैलाते हैं, कुछ मेरे आपकी पोस्ट पे चवन्नी वाली कमेंट कर लेंगे घटिया किस्म की, वो जो भी ठीक है वो। लेकिन असली बीमारी क्या है, जो ये गिद्ध मीडिया है, इस पर रोक लगाने की अल्टीमेटली चीज आएगी, आज नहीं तो कल। हालांकि कल की मीटिंग में उस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि सब आपको पता है मीडिया से साले सब बचते हैं एक तरीके से कि कौन बुरा बने क्या हो, बात तो बाहर आई जाती है। अब ये बात भी बाहर आई गई कि आईटी सेल वाला सब ये हुआ ये हुआ। तो बेसिकली क्या है कि कल पहली बार अमित शाह को खरी खरी सुननी पड़ी। और मोदी को आपने बिल्कुल इंट्रोवर्ट ठीक कहा,
उनको पता था कि आज मीटिंग में खाल उतरने वाली है, तो उनको तो आना ही नहीं है, वो तो ऑल पार्टी मीटिंग वैसे भी कभी नहीं आते पहले, वो इन चीजों से ऊपर की चीज है। चाइना वाली में आए थे एक बार, तो उसमें देखा था आपने क्या क्रांति की थी, उसमें कह दिया कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, बात ही खत्म। वो मीटिंग का भी पर्पस डिफीट कर दिया, ये कह के कोई आया नहीं, फिर मीटिंग किस लिए कर रहे हो, कोई आया घुसा नहीं। तो कल पहली बार जो कुछ हुआ है वो एक एक चीज पर इनसे सवाल जवाब लिया गया है। इनसे पूछा गया कल कि सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी वहां पर, क्या कर रही सुरक्षा एजेंसी? जब टूर ऑपरेटरों को ही आप नहीं रोक सकते तो आप आतंकवादियों को कैसे रोक देंगे? क्या सरकार का लेम एक्सक्यूज देखिए कि वो टूर ऑपरेटर था, बिना पूछे चला गया। अरे भले आदमी, 2000 आदमी वहां के रुक रहे हैं जाके, तो आतंकवादी रुक जाए, कैंप लगाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो किस तरह के मूर्ख मतलब ये कुतर्क थे, वो कुतर्कों पे कल ये पहली बार फंसे हैं बहुत बुरे तरीके से। और उसमें भी एक आध लोगों ने जो जिस तरीके का जिक्र किया, एक आधे की भाषा बहुत ऑफेंसिव थी, जिसको सुनने के अमित शाह आदि नहीं है। लेकिन कल चूंकि महकमा उनका है, उनके पास विकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं था और अपोजिशन सारा यूनाइटेड था। तो ये कल पहली बार घटना हुई है कि बीजेपी को बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन हुई, वरना तो ये आपको पता है हेड ऑन लेते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। कल की मीटिंग में बिल्कुल सारा खेल बदला हुआ था। शाम को जो मीटिंग चली और पार्टी, हालांकि एक चीज तो है ना आशीष भाई, जो लोकतंत्र का जो तकाजा होता है, अंदर से कुछ भी हो, बाहर आके तो सबने यही कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ये है वो, लेकिन अंदर की मीटिंग में जो कुछ हुआ है कल, वो इन दोनों के लिए, राजनाथ तो देखिए उनके तो पल्ले भी क्या ही छोड़ रखा है, लेकिन अमित शाह को जो कुछ सुनना पड़ा वो मोदी के लिए एक चेतावनी है कि अगला नंबर आपका भी है, ये यहीं तक नहीं रुकेगी बात। और आने वाला समय, ये जो चूक थी ना, आप ये देखिए, खेल समझिए क्या है, हर जगह क्या बकवास करती है बीजेपी, हर एक चुनाव के अंदर। कोई चुनाव पकड़िए, क्या कहेंगे, बीजेपी कहती है, कोई और नहीं। बीजेपी कहेगी मणिपुर में रोहिंग्या आ गए, बंगाल में बांग्लादेशी आ गए, कश्मीर में पाकिस्तानी आ गए। तो ये सब इनके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी तो है भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री अपना अमित शाह, और खुद ही प्रचार करते हैं। ये देखिए ना, ये भी कल किसी ने छेड़ दिया, कल ये भी छेड़ दिया कि आप किस चीज के गृह मंत्री हो, आप किस चीज के रक्षा मंत्री, जब आपकी पार्टी ये कहती है, तो आप सोच लीजिए आप क्या हो। तो कल का दिन काफी सॉरी फिगर कट करना पड़ा इनको, और वास्तव में एम्बेरसिंग सिचुएशन अंदर थी। बाहर आकर के तो आपको पता है इस तरह के नेशनल क्राइसिस में सारों को एक सॉलिडिटी दिखानी पड़ती है, वो उन्होंने नहीं, लेकिन ये दौर ऐसा है ना कि बाहर देश के सामने इनके चेहरे से सिर्फ सब उतारो मास्क, देखे देश, बाहर अंदर अलग, बाहर अलग से काम नहीं चलेगा। यही बात तो चुनाव में चीख चीख के करते हैं आईटी सेल, ये गिद्धों की टोली, ये सब इकट्ठा होकर कहते हैं रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। अरे लाया कौन भाई, ये बताओ ना। कारवा लुटा, कारवा लुटा तो कैसे लुटा, लुटेरा कौन है, लुटेरे का असलाह कौन दिया, लुटेरे भेजा कौन, स्क्रिप्ट किसकी थी, ये बताना होगा। अब चलिए जरा दिखाते हैं, हम एक ठग को दिखाते हैं, ये ठग, इसका अभी इसके बारे में ब्यौरा ऑफिस लेंगे। जब देखिए साहब, प्ले करिए कंट्रोल रूम, वो बर्फ पर वादियों में देखिए कैसे, चलाइए चलाइए फटाफट चलाइए। ये देखिए, ये देखिए, देखिए क्या अगल बगल देखिएगा, वो बीच में तो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। थोड़ी ऐसे आवाज अगर भी कीजिए, थोड़ी आवाज सुनाइए ना, थोड़ा राष्ट्रवाद आने दीजिए, राष्ट्रवाद आइए। आवाज खोलो, आवाज खोलो, आवाज खोलो। हेमंत भाई, आवाज ऑडियो जो है ना, ऑडियो इसलिए नहीं चला पा रहे हैं कि वो म्यूजिक है, वो फिर राष्ट्रवादी म्यूजिक है उसमें, वो हम लोग गुनगुना सकते हैं, लेकिन यहाँ चलेगा तो पता चलेगा ये वीडियो कोई देख नहीं पाएगा, तुरंत स्ट्राइक आ जाएगा कॉपीराइट का, और चैनल पर जो है एक मनचाहा मौका मिल जाएगा लोगों को, जो एजेंसियां हैं उनको, तो इसलिए नहीं चला पा रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, चारों तरफ चार चौबंद, दूर दूर जहां आपकी निगाह जा रही है, पीछे से ये फ्रंट से बनाया जा रहा है, आगे भी चल रहे हैं सुरक्षा कर्मी, और पीछे ये जेड सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी। इसमें बाकायदा ये देखिए, इधर इधर देखिए, इस साइड आए तो इधर भी देखिए आपको कमांडो दिख रहे हैं आगे। इसमें 40 जवान तक मेरे ख्याल से होते हैं, जेड में 30 से 40, 30 से 40, हाँ 40 तक होते हैं। और सोचिए 40 जवान ये लेकर के साहब घूम रहे हैं। और कल इसी, ये गुजरात का है, किरण भाई पटेल गुजरात का, ये ठग है नंबरी ठग। ये पीएमओ का वो बन करके पूरा, मतलब जो सुविधा भोग रहा था, जैसे अजीत डोभाल वगैरह सुख भोगते हैं वैसे ही भोग रहा था।
अब सवाल बड़ा ये है कि इसके लिए इतनी तगड़ी व्यवस्था ठग के लिए, और उसी गुजरात की मैं तो शीतलबेन की बात करता हूं, अपने उस बहन की बात, पति को खोई है, दुख की कोई सीमा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। एक होमगार्ड उसके लिए तो नहीं था, एक होमगार्ड नहीं था। एक फोटो है, दिखा दीजिए जरा। ये मोहतरमा, ये इस देश में मुझे लगता है जेएनयू वगैरह में कोई फैकल्टी खाली हो तो इनको प्रोफेसर बना दिया जाए। जब मुंह खोलती हैं तो उसी दिन ज्ञान जो है ना, अंतिम सांसें गिरने लगता है। बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों को जब दफन करना हो तो इनका मुंह खुलवा दीजिए। दोनों अपने आप जो है खुद ही गड्ढा खोद के उसमें लौट जाते हैं और अपने ऊपर मट्टी डाल लेते हैं, बुद्धि ज्ञान दोनों। ये है मोहतरमा, आप पहचान नहीं लोगे, मास्क लगा है लेकिन पहचान लेंगे। वो तो वैसे वाइब्रेशंस निकलती है फोटोग्राफ से भी, वो तेज होता है ना, तेज। कहते हैं ना कि अभी हम लोग अपने ईश्वर का, आराध्य का की फोटो सामने रखते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही है। नाम इनका कंगना रनौत है, अगर नहीं आप पहचान पाए तो हम बता दे रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी इनकी, देखिए सिक्योरिटी है, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसे सिक्योरिटी। हटा दीजिए, हटा दीजिए। हेमंत भाई जब बताइए कुछ, ये सिक्योरिटी इस देश में। वो कल मैंने शीतलबेन तो जीवन भर मेरे जहन में फोटो, और वो दुख और वो हिम्मत, तीनों मेरे जहन में छाप छोड़ चुकी है। अगर शुद्ध कहे ना, लोग कहते हैं कि शब्द कड़वे हैं, शुद्ध कहे तो मुंह पे थूक दिया है, इस देश के सिस्टम के मुंह पे थूक दिया है। नंगा करना तो बहुत छोटा, थूक दिया है कि क्या हो। लेकिन फिर भी बेशर्मो, क्या फर्क है, रुमाल रुमाल नहीं तो हाथ से ही पूछे चल दिया आगे। आशीष भाई, ये जो था ना, जो आपने वीडियो दिखाया, ये महोदय है श्रीमान किरण पटेल। ये गुजराती ठग थे श्रीमान जी। ये जेड सिक्योरिटी के साथ कई महीने तक कश्मीर के अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज को एंजॉय करते रहे। और इनसे किसी ने, भाई ने ये नहीं पूछा कि पीएमओ में ये करता क्या है। और इस भाई साहब का जो इसको पकड़ा गया कई महीने के बाद, तो इसने बताया कि भाई मैं जो पीएमओ है उसके अंदर एडिशनल डायरेक्टर हूं स्ट्रेटजी एंड कैंपेन का। स्ट्रेटजी एंड कैंपेन का कश्मीर पुलिस ने इसको पकड़ा। और इस भाई साहब से जब पूछताछ हुई तो इसने पता लगा कि इसने कश्मीर में अंदर व्यापारिक गतिविधियों के लिए, आपको पता है गुजरात में व्यापारी बहुत है, उन सबको वहां ये फुसला करके कि भाई तुम्हें वहां काम दिलाऊंगा चलो, और वहां का अपना जलवा जलाल दिखाता ही है। और इसको क्या क्या सुविधाएं थी वो अगर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 30-40 सीआरपीएफ के जवान तो छोड़ ही दो आप, इनको बुलेट प्रूफ कार मिलती थी वहां, 30-40 जवान मिलते थे। और 5 स्टार होटल के अंदर फ्री रेजिडेंस मिलता था, आधिकारिक, ऑफिशियली, विदाउट, और उसमें पैसा कोई एक नहीं, मौज काटो आप। और इन्होंने कई लोगों को, लगभग आधा दर्जन गुजरातियों से 30 से 50 लाख रुपए वहां पे काम शुरू कराने के लिए उनको अपने साथ लाता, दिखाता अपना जलवा जलाल। और उसके बाद तो आपको पता ही है, जेड प्लस देखने के बाद कौन पैसे नहीं दे देगा। और व्यापारी को तो वही सब चीजें होती है, सर चारों तरफ एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल और वो सारी चीजें। तो इसको फिर ईडी ने भी पकड़ा, ईडी ने भी अब इसको चार्जशीट कर रखा पीएमएलए के अंदर। लेकिन उससे क्या, सवाल ये है कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किसी ठग को, विशुद्ध ठग को, केवल एक पीएमओ के विजिटिंग कार्ड पे ये दे सकता है। तो जैसे कल वो शांति बहन कह रही थी कि भाई हम तो इनकम टैक्स पे ही हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं, उसके बावजूद मेरा पति मार दिया। कल आपको पता उस पूरे हत्याकांड में, नरसंहार में 3 गुजराती मारे गए, 3 है उसमें गुजरात के। उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो है। अब देखिए, आपने एक कंगना रनावत का एक दिखाया, श्रीमान रामदेव क्या है, रामदेव को भी जेड प्लस है, 30 से 40 कोटी वो भी लेके चलता है। श्री को देख लीजिए, जितने सरकार के चेले बाबा है, सरकार पोषित, सरकार प्रायोजित, उन सारों का आनंद देखिए आप। और छोड़ दीजिए मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी तो पॉलिटिकल आदमी नहीं, वो तो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं। वो तो क्या कहते हैं, हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। और जो रामदेव जैसे जितने बाबा हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनसे पैसे लीजिए, 2000 बिजनेस में। कंगना रनावत है, अगर पार्लियामेंट के सेशन में आती है तो फ्री सिक्योरिटी दे दीजिए आप, पूरा साल फ्री सिक्योरिटी को। तो फिल्म स्टार है, सरकार क्यों दंड भरे, टैक्स पेयर क्यों दंड भरे। तो अभी जब आपने कहा कि इस पे बात करेंगे, तो मैं इसमें वर्कआउट कर रहा था, तो लास्ट मुझे जो जवाब मिला, अभी तो बढ़ गई, अभी लेटेस्ट नहीं अवेलेबल है, 2021 में गृह मंत्री ने जवाब दिया था संसद में, और ये बताया कि इस देश के अंदर जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो 40 लोगों के पास है, 40। जेड सिक्योरिटी 63 के पास है, वाई प्रोटेक्टी 104 के पास है, और एक्स प्रॉपर्टी जो है वो 31 के पास है।
ये 21 की, अब तो 4 साल बाद तो और नहीं जुड़ गए तमाम। कंगना रनावत तो उसके बाद की। हाँ तो उसके इस बाद। देश में उसमें जितने आपके भक्त हैं उनको तो कोई सिक्योरिटी दीजिए आप। देखिए, एक एसपीजी को छोड़ करके, एसपीजी तो मोदी जी के लिए सुरक्षित है, बाकी तो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी फैमिली, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबकी वापस ले ली थी मोदी जी ने। अब केवल ये जो बाकी जेड प्लस और ये है, इनमें अंबानी जी भी पता है आपको जेड प्लस सिक्योरिटी में है भारत सरकार की, लेकिन वो अपना पे खुद करते हैं। उनको बताया गया है उस कंडीशन पे दिया कि पे करना पड़ेगा आपको। तो मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि आप, और आपने देखा होगा जिस तरीके से जो श्रीमान निशिकांत दुबे, जो आजकल कलमा पढ़ना सीख रहे हैं, वो 10 दिन पहले वहां पर गए थे। 10 दिन पहले उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी मनाई है अपनी 25वीं। वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी थी, 3 लेयर सिक्योरिटी। और वो कहाँ रुके थे पता है आपको? सबसे महंगा शानदार, अभी पिछले साल जाके आया, खाइबर रिजॉर्ट है, उसमें रुके थे। वहां पर अगर मैं और आप रुको तो पर डे का, एक दिन का स्टे 40 से 50 हजार रुपए का है। उसमें वो और उनके मेहमान रुके थे, और उनके लिए 3 टीयर सिक्योरिटी थी। और जब ये सारा जो अंदर संघार हुआ जो पहलगाम में, उसके लिए क्या बता दिया गया कि कोई टूर ऑपरेटर बिना बताए वहां पर लोगों को लेकर के चला गया 2 दिन पहले। इनकी अकल मारी गई है। 2 दिन के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान कर सकता है क्या कोई भी टेररिस्ट आउटफिट? ये इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी रेकी होती है, बहुत प्लानिंग होती है, कहां से आओगे, कहां से, एकदम नहीं होता ये। तो ये सब झूठ का बाउंडर है, लोगों को बहलाने फुसलाने का एक तरीका है। और जो सिक्योरिटी आपका इंटेलिजेंस क्या, अगर 2000 आदमी को आपको पता नहीं लग रहा है, फिर क्या सिक्योरिटी आपकी, क्या इंटेलिजेंस है? तो ये कुल मिलाकर के एक फेस सेविंग कर रहे हैं ये कोशिश। अदरवाइज ये कंप्लीट जो केस है ना, जो आपने पहलगाम में देखा, ये नरसंहार, इसके लिए तो सबसे पहला काम, ऑल पार्टी मीटिंग तो छोड़िए आप, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, आई वाश है, जो भी इस देश में होता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर टू ग्राउंड पहलगाम तक। गृह मंत्री, एलजी, उनकी पूरी की पूरी यूनिफाइड कमांड, और नीचे तक जिले के एसपी तक, कि कौन कौन इस चेन के अंदर है, किस किस की लापरवाही हुई है। उसके बिना आप समझ लीजिए, पिछले बार पुलवामा हुआ था 2019 में, क्या सबक ले लिया आपने? फिर हो गया। आपने तब पाकिस्तान को सबक सिखाने के दावे किए थे, अब भी कर रहे हो आप इधर लफाजी कर रहे हो, पाकिस्तान वहां लफाजी कर रहा है। उनकी सरकार की नाकामियां छुप रही हैं, यहाँ आपकी नाकामियां छुप रही हैं। तो ये तो क्या चीज है? देश के आम नागरिक को क्या मिला? क्या उसको सुरक्षा कोई आश्वासन मिल पाया? प्रधानमंत्री जी वहां दाड़ रहे थे कल मधुबनी में, उस दाड़ने का क्या मतलब है? क्या उनको देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कल? क्या गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से कि मेरी नाकामी है? अरे हेमंत भाई, अगर माफी मांगने लगे मोदी जी ना अपनी गलतियों पे, तो हमको लगता है कि 24 घंटे का खंड रामायण होता है, ये 48 घंटे का खंड माफी मांगना पड़ेगा अखंड। अगर ये माफी 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 48 घंटा बोले तो इनकी गलतियों को माफी पूरी नहीं हो पाएगी 48 घंटा तक अखंड। तो माफी क्या मांगेंगे? आपने कहा गृह मंत्री, हम आखिरी यही कमेंट चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ छूट मिल जाएगा, पीएमओ ही तो पूरा देश चला रहा है। पीएमओ ही आंख दिखाता है। आंख कौन दिखाता है? हमारा 56 इंच का छाती वाला शेर आंख दिखाता है, 56 इंच की छाती है, वो कहीं इस्तीफा नहीं देगा। 2016 में जब आतंकी हमला हुआ, उसके बाद वो 56 इंच की छाती ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आज भी खून और पानी एक साथ बह रहा है। और जो रोकने की बात हो रही है, आज हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, हम खबरों को इतना दिन भर देखते हैं कि उसमें कंफ्यूजन होता है किसकी खबर है, हम अभी उसको लाए नहीं है। जो जिस सिंधु जल समझौते जो है इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, नौकरी छीन ली है, वो सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक यानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की उपस्थिति में हुई है। वो बायलिटरल नहीं है, वो ट्राइलिटरल हो गई जब एक तीसरी संस्था वहां मौजूद है अंतरराष्ट्रीय। और वर्ल्ड बैंक वो भी नहीं है जिसको कह दे मोदी जी कि नहीं इसकी रिपोर्ट, जैसे कई कहते हैं ना कि इस रिपोर्ट में भारत की आलोचना होती है, नहीं हम खारिज करते हैं। अरे खारिज कर लोगे, वो कह देगा मेरा वापस कर दो, जितना माल है वापस करो। अब देखो कैसे खारिज, कर्जम तो आकर डूबे हो, हालांकि अभी निकालना पड़ेगा ये डाटा, अभी निकालना पड़ेगा। मैं हेमंत भाई को भी चर्चा में कह रहा हूँ कि डाटा हम लोग को लाना है।
अब टाइम कम मिल पा रहा है सुबह से कि IMF का हम कितना कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कितना, सबका अलग अलग है। तो वो वर्ल्ड बैंक नहीं, आप आज की तारीख में UN को खारिज करना थोड़ा आसान है, वर्ल्ड बैंक को खारिज करना मुश्किल हो जाएगा। यूएन को तो आजकल हर आदमी टीप मार के भाग जा रहा है, वो गरीब की जो है कहते हैं ना जोरू टाइप का UN का हाल हो। लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF से नहीं जूझ पाएगा, वहां से कर्जा मिलता है। गांव का जो भी होता है ना, वो ब्याज पे पैसा बांटने वाला, वो पूरे गांव का क्या हाल करता है, फिल्मों में पुरानी आपने देखा होगा कि वो कर्ज के बदले में क्या क्या ले लेता था, इज्जत भी ले लेता था, शोहरत भी ले लेता था, और लठाई तो पिटवाता भी था। तो ये आसान नहीं है। इसलिए मैं हेमंत भाई, ये फाइनल कमेंट आपका इस पर खटाखट। नहीं, देखिए एक चीज तो बड़ी साफ माननी पड़ेगी आपको। कल मोदी जी का जब देखा आपने, नीतीश जी का देखा, सारी चीजें देखी। एक आपको याद होगा 2008 पाटिल की नौकरी इस बात पे चली गई थी, वो बार बार कपड़े बदलते थे, और वो कपड़े अंदर बदलते थे, बाहर तो बदल नहीं रहे थे। जो मोदी जी ने ऐतिहासिक हिंदी और अंग्रेजी का भाषण दिया, बाइलिंगुअल भाषण दिया कल मधुबनी में, उससे पहले वो जो मैंने आपने वीडियो दिखाया था, बाद में वो बहुत चला, बहुत जगह पे चला। उसमें क्या था कि मंच पर वो और नीतीश कुमार इस भाषण से पहले किस तरीके से अटखेलियां कर रहे थे, और कहीं कोई किस तरीके की नाराजगी नहीं। तो इनके प्रति बेसिकली जो एक लाइन आप बार बार कहते हो ना, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट, कि भाई राजनाथ ने, रविशंकर प्रसाद ने इनको एक मोटो दे दिया एक लाइन का, कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हमारे यहाँ जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, हमारे यहाँ जिम्मेदारी है एंजॉय कीजिए, ताकत वाकत किसी के पास है नहीं, ताकत केवल 2 लोगों के पास है, बाकी मौज कीजिए, गाड़ी लीजिए, जहाज लीजिए, घूमिए, हवाबाजी कीजिए, सिक्योरिटी कीजिए, परिवार को घुमाइए, उतने तक तो सबको है। लेकिन जब अधिकार की बात आएगी, फैसलों की बात आएगी, तो 2 लोग करेंगे। तो इस सरकार की जो पॉलिसी है, उसको मुझे लगता है पूरे देश ने भी स्वीकार कर लिया है कि भाई ठीक है, ये तो ऐसे ही करेंगे। जो आप कई बार कहते हो ना, ये वही स्थिति है कि भाई इनसे तो क्या ही उम्मीद करोगे। तो इनके लिए वो सबसे, इनसे कोई सवाल पूछता ही नहीं, आप पूछ लो तो ये जवाब नहीं देते। अमित शाह पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक कहाँ है? कहीं एक जगह का सवाल जवाब, प्रधानमंत्री तो चलो चैंपियन है, वो तो जवाब देते ही नहीं कभी। व्हाइट हाउस में दिया था, उसके बाद क्या हुआ वो तो पता ही है आपको। उसके अलावा उन्होंने किसी सवाल का आज तक जवाब दिया हो तो बता दीजिए, जो स्पॉन्सर्ड ना हो, जो प्री प्लान्ड ना हो, जो स्क्रिप्टेड ना हो, या जो गिद्ध मीडिया के द्वारा ना हो। किसी एक सवाल का जवाब बता दीजिए आप। तो इस सरकार ने शर्मनिरपेक्षता के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, और देश ने उसको स्वीकार कर लिया है। आप सोचिए, यही घटना अगर कांग्रेस के शासनकाल में हुई होती तो सोचिए क्या होता। आज मैंने आपको सुबह खबर भेजी, इतनी बड़ी नाकामी सरकार की है बीजेपी की, मोदी की, शाह की, सिन्हा की, उसके बाद भी बीजेपी हरियाणा के अंबाला के अंदर तलवारें और वो लेकर के झंडे वहां पे नारेबाजी करी थी, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये सब। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम किसके खिलाफ कर रहे हो? तुम्हारी सरकार है भाई, तुम किसके तो क्या सरकार का नाम बकवास ले कर रहे लेते हो? ना, सरकार के नाम पे थोड़ा कर रहे हैं मुसलमान। अरे बेशर्मो, वो छत्तीसगढ़ का भाजपा का नेता है सब, जान बचा के आए हैं तो इतना इतना बड़ा पोस्ट लिखे हैं, 600 वर्ड का। 600 वर्ड अगर सही लिख पाते तो UPSC में जा कलेक्टर होते। 600 वर्ड का लिखे हैं वो अपने वही कश्मीर के मुसलमानों के लिए कि भाई मेरी जान, मेरे बच्चे की जान बचा ली, कंधे पे बिठा के मेरे बच्चे 14 किलोमीटर दौड़ा नजाकत है। ये किसके खिलाफ रैली निकाल रहे हो? उन मुसलमानों के खिलाफ जो तुम भाजपाइयों के बच्चों कंधे पिठा के 14 किलोमीटर दौड़ा और बचा के लाया। अरे शर्म, जरा घर में परिवार है, शर्म कर लो। घर में परिवार है, और वो परिवार पता नहीं कैसे झेलता है ये बेशर्मी काम करने के बाद। जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे थे हेमंत भाई ना, जेट सिक्योरिटी, ये ऐसे नहीं कि ठग को वैसे ही मिल गया होगा कहीं से एप्लीकेशन लिख करके, जैसे मेडिकल बनवा करके कहीं मिल गया होगा कि मेडिकल में थोड़ा फिजिकली अनफिट है तो इनको जेट दे दो। होम मिनिस्ट्री से होता है ये, होम मिनिस्ट्री से। 143 करोड़ के देश में आपने जेड प्लस सुना, जेड सुना, वाई सुना, एक्स सुना, सब जोड़ करके 143 करोड़ के देश में 250 के आसपास है ना, 250 300, 143 करोड़ का देश है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मैं बहुत जानता हूं बाबाओं को, बहुत कथित पत्रकारों को, बहुत पत्रकारिता कैसे है कि पत्रकारिता में वो अपने आप को तूफान टाइप का प्रेजेंट करते हैं, तूफान है। पत्रकारिता में कई एंटरप्रेन्योर अपने आप को बताते हैं,
कई मीडिया मुगल अपने आप के साथ लिख लिए, अब नाम किसी को नहीं लेंगे, बहुत सारे मेरे बड़े करीबी मतलब जानकार रहे हैं, और मैंने देखा है कैसे सिक्योरिटी लेते हुए होम मिनिस्ट्री से, उस सिक्योरिटी के एवज में क्या क्या किए और सिक्योरिटी लेते हुए। और ये सिक्योरिटी इस देश में अभी जो कहा ना हेमंत भाई ने कि सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी पर 30 लाख 50 लाख कौन नहीं दे देगा, मैंने तो देखा है वाई सिक्योरिटी पे मतलब धुआं धुआं कर दिया आदमी ने, कथित रूप से पत्रकार ने, वाई सिक्योरिटी धुआं धुआं कर दिया, कहां कहां जो मतलब जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वहीं खड़ा नजर आने लगा। बहुत बहुत खेल है। खैर आशीष भाई, एक लेटेस्ट ब्रेकिंग और बता दूं आपको। अभी अभी जब हम बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि अपने अपने राज्यों के अंदर जो भी पाकिस्तानी हैं उन सबको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करो, उनको बाहर करो। और इसी दौरान जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी पहुंच गए हैं, जो बैसरन घाटी थी जहां पर यह हादसा हुआ है उसके ऊपर पहुंचे हैं। और तीसरा आपको बताइए कि राहुल गांधी कश्मीर पहुंच चुके हैं, और वो सारे जितने भी वो घायल और सब है, वो चाहे अनंतनाग हो चाहे वहां हो, वहां उन लोगों से मिले हैं, बातचीत करके उनकी कुशलक्षेम पूछी। ये 3 अपडेट थे, मुझे लगा दर्शकों को ये भी चलते चलते बता दें। धन्यवाद, आखिर में सारे अपडेट्स भी आ गए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, हेमंत भाई के साथ फिर हम अगला शो लेकर के आएंगे, अगर कुछ विशेष होगा तो बीच में लेके आएंगे, नहीं तो आपको जो रेगुलर शो है हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री वो आपको देखने को मिलेगा हेमंत भाई के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।